10 जून 1990 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 इंग्लैंड के बर्मिंघम एयरपोर्ट से स्पेन के मलागा एयरपोर्ट की उड़ान के लिए तैयार हो रही थी। प्लेन के कैप्टन 42 साल के टिम लैनकास्टर थे, जिन्हें करीब 11,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उस दिन प्लेन में 81 पैसेंजर्स, 4 केबिन क्रू और 2 पायलट समेत कुल 87 लोग सवार थे। सुबह करीब 8:20 पर रेगुलर इंस्पेक्शन के बाद प्लेन ने बर्मिंघम एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस समय प्लेन को को-पायलट उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्लेन एक निर्धारित एल्टीट्यूड पर पहुंची तो को-पायलट ने प्लेन का कंट्रोल कैप्टन को संभाला दिया और खुद दूसरी जिम्मेदारियां संभालने लगे। उड़ान के करीब 13 मिनट के बाद प्लेन 17,300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, इसलिए को पायलट और कैप्टन ने रिलैक्स के लिए शोल्डर हार्नेसेस को हटा लिया और कैप्टन ने तो शोल्डर हार्नेसेस के साथ ही अपनी बेल्ट को भी लूज कर लिया। उड़ान के 13 मिनट के बाद तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। केबिन क्रू भोजन सर्व करने की तैयारी कर रहे थे और पायलट आराम से प्लेन को उड़ा रहे थे। तभी अचानक कॉकपिट में एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज़ सुनकर नाइजल ऑक्टन कॉकपिट केबिन में पहुंचे और उन्होंने वहां जो नज़ारा देखा वो बेहद ही डराने वाला था। दरअसल कॉकपिट में लैनकास्टर की साइड वाला लेफ्ट विंड स्क्रीन पैनल किसी एक्सप्लोजन के कारण अचानक प्लेन से उखड़ कर अलग हो गया था। जैसे ही यह विंड स्क्रीन प्लेन से अलग हुई तो प्लेन में डीकम्प्रेशर होना शुरू हो गया। केबिन में मौजूद हर वो चीज़ जो टाइटली बंधी हुई नहीं थी वो हवा के साथ तेज़ी से बाहर जा रही थी और इन्हीं में कैप्टन लैनकास्टर भी शामिल थे, क्योंकि घटना से पहले उन्होंने अपनी लेग बेल्ट को लूज कर दिया था। लेकिन सौभाग्य से उनके घुटने उनकी सीट और फ्लाइट कंट्रोलर के बीच अटक गई, जिसकी वजह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन का आधा शरीर प्लेन के बाहर तो आधा शरीर कॉकपिट में था। जब फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ऑक्टन ने यह नज़ारा देखा तो तुरंत भागकर कैप्टन को उनकी बेल्ट के सहारे पकड़ लिया और उन्हें अंदर खींचने का प्रयास करने लगे, लेकिन डीकम्प्रेशर इतना तेज़ था कि ऑक्टन के लिए कैप्टन को अंदर खींच पाना संभव ही नहीं था। उधर दूसरी तरफ हवा के हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के कारण कैप्टन का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। इस डिकम्प्रेशर की वजह से फ्लाइट के डेक का दरवाज़ा भी अंदर की तरफ मुड़कर कंट्रोल कंसोल तक पहुंच गया, जिसकी वजह से प्लेन का थ्रोटल कंट्रोल भी ब्लॉक हो गया और प्लेन तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगा। तब को पायलट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और कैप्टन को अंदर खींचने में ऑक्टेन की मदद करने लगे, लेकिन इस खींचतान में ऑक्टेन का हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था। अब वो इस हालत में नहीं थे कि कैप्टन को अंदर खींच सके। तभी वहां एक दूसरा अटेंडेंट आ गया। उसने खुद को पायलट की सीट के साथ टाइटली बांध लिया और फिर कैप्टन की टांगों को पकड़ लिया ताकि कैप्टन प्लेन से बाहर न जा सके। उधर फ्लाइट डेक का दरवाजा उखड़ जाने के कारण पैसेंजर्स इस सारे व्याख्यान को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। ऐसे में किसी पैसेंजर्स के साथ घबराहट या डर के मारे कोई समस्या पैदा न हो जाए, इसलिए बाकी 2 फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी यात्रियों को आश्वस्त किया और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार किया। उधर दूसरी तरफ को पायलट के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। डीकम्प्रेशर के कारण प्लेन की सारी ऑक्सीजन बाहर चली गई थी। ऐसे में प्लेन में मौजूद कई पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यह समस्या ये थी कि प्लेन में इतनी ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी कि वहाँ मौजूद हर एक यात्री को ऑक्सीजन मास्क के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके। इसलिए को पायलट ने तुरंत ही प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने का एक्शन लिया, क्योंकि प्लेन को एक सुरक्षित एल्टीट्यूड पर पहुँचाया जाए जहाँ एयर का प्रेशर सामान्य हो सके। उधर अब भी इस कैप्टन का शरीर प्लेन के बाहर ही था। बाहर के लो टेम्परेचर और तेज चलती हवाओं की वजह से कैप्टन का शरीर शिथिल हो चुका था, इसलिए उस पकड़े हुए अटेंडेंट को लगा कि शायद कैप्टन की मौत हो गई है। इसलिए एक बार उनके मन में ये विचार आया कि क्यों न कैप्टन की बॉडी को छोड़ दिया जाए, लेकिन को पायलट ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि हो सकता था कि कैप्टन की बॉडी लेफ्ट इंजन से टकराकर उसे डैमेज कर दे और ऐसी सिचुएशन में सभी यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था। फाइनली 20 मिनट के बाद कैप्टन को प्लेन के अंदर वापस लाया जा सका, यानी करीब 20 मिनट तक कैप्टन का आधा शरीर बाहर और आधा शरीर अंदर था। इस बीच क्रू के द्वारा उन्हें बार बार अंदर खींचे जाने की वजह से बार बार उनका सर डैमेज हुए हिस्से से टकरा रहा था, जिसकी वजह से कैप्टन बुरी तरह घायल हो चुके थे। इन सब घटनाक्रम के बीच में को पायलट ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन डीकम्प्रेशर की वजह से कॉकपिट में विंड नॉइस का लेवल इतना हाई था कि
को पायलट एटीसी से आने वाले रिस्पॉन्स को सुन ही नहीं पा रहे थे, जिसके कारण प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग डिले होती जा रही थी। फाइनली कुछ मिनट बाद को पायलट और एटीसी का कांटेक्ट हुआ और एटीसी के दिए गए निर्देशानुसार सुबह करीब 8:55 पर प्लेन को सफलतापूर्वक साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया। इस घटना में फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ऑक्टन और कैप्टन को छोड़कर कोई भी घायल नहीं हुआ, जबकि लैनकास्टर, जिसे केबिन क्रू मृत समझ रहा था, उनकी जांच की गई तो पता चला कि वो जिंदा है। इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां करीब 5 महीनों के इलाज के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए और वापस अपने पद की जिम्मेदारी को संभाल लिया और आगे बढ़ गए। बाद में की गई इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना का मुख्य कारण विंड स्क्रीन पैनल में यूज़ किए गए बोल्ट्स थे। दरअसल 10 जून को उड़ान से ठीक 27 घंटे पहले विंड स्क्रीन को रिप्लेस करने के लिए शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर के पास भेजा गया था, लेकिन शिफ्ट मैनेजर ने इस विंड स्क्रीन को रिप्लेस किया तो बराबर के बोल्ट की जगह छोटे बोल्ट्स को लगा दिया। इसलिए जब प्लेन 17,000 के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था तो इन बोल्ट्स के डायमीटर के छोटे होने के कारण विंड स्क्रीन उखड़ गई और यह हादसा हो गया। आपको क्या लगता है, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप ऐसी और वीडियोस को देख पाए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।